Hello students, myself Kumar Ujjwal and I am faculty of Political Science and International Relation, and I have been teaching this subject from last 17 years. So basically it's 19 years but 2 years I was teacher come student. Anyway, that is a different story altogether. तो हमारा यहाँ जो पर्पस है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का वो ये है HCS, हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा प्रिपरेशन बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि सभी चीज़ों में हाथ डालने पे रिजल्ट नहीं मिलता। थोड़ा यूपीएससी भी कर लो, थोड़ा SCS भी कर लो, थोड़ा SSC भी कर लो, थोड़ा बैंक भी कर लो, तो यू just get your energy distracted. So why I am focusing on this, because the syllabus of HCS in political science as far as concerned is just 50% of the syllabus defined by UPSC. Moreover, HCS is having certain favorite topics, और आप देखेंगे कि व्यवहारवाद या बिहेवियरलिज्म से बहुत सारा क्वेश्चन HCS पूछता है, जो कि एक नॉर्मल यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी कई बार सिरदर्द होता है। उसका कई रीज़न है। ये रीज़न है कि कई बार ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिकल साइंस आर्ट का सब्जेक्ट है एंड इट्स ओनली आर्ट मीन्स स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। बट बिहेवियरलिज्म डेवलप्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर 1945 इन US, and there was an attempt to make political science fully empirical, factual, just like physical science. तो इसमें कई चीज़ें फिजिकल साइंस से बोरो किए हैं, जैसे सिस्टम मॉडल फिजिक्स से बोरो किया गया है, जैसे साइबरनेटिक मॉडल कंप्यूटर साइंस से बोरो किया गया है, जैसे गेम्स थ्योरी प्रोबेबिलिटी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से बोरो किया गया है। उसी तरह से कम्युनिकेशन मॉडल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नर्वस सिस्टम बायोलॉजी से डिराइव किया गया है। तो ये देखेंगे कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो दे विल हैव सो मच ईज इन studying behavioralism, and which is the favorite topic of HCS. Lekin the issue is that why one should opt political science and international relation as an optional in HCS, Haryana PSC or UPSC. Every subject is good. कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता, हर सब्जेक्ट अच्छा है, और किसी भी सब्जेक्ट में इमेंस पोटेंशियल है मार्क्स लाने की। But since I am the faculty of political science and international relation, and I have been teaching this subject from last 19 years, so I will highlight the importance of this in your exam. So first and foremost, political science and international relation, it has huge convergence with general studies. तो convergence यानी मिलाव, convergence यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स जो पॉलिटिकल साइंस में हैं वो GS में आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। टू बिगिन विथ, अगर मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये पॉलिटिकल साइंस में भी है और GS में भी है। यानी जो बच्चे स्टूडेंट्स नहीं भी रख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, उनको भी ये पढ़ना है, जबकि ये पॉलिटिकल साइंस में तो डिटेल में पढ़ना है। नॉट ओनली दैट, अगर हम देखें इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि नाम ही है सेकेंड पेपर का, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट गोज हैंड इन हैंड, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक वर्ल्ड हिस्ट्री की पकड़ ना हो। तो चाहे हम इंटरनेशनल रिलेशंस में आइडियोलॉजीज पढ़ें, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, गांधीज्म, फासिज्म, इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म, और फिर इंडियन पॉलिटिक्स में कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सभी चीजें जनरल स्टडीज में हैं ही हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े बिना तो ये समझ में आ भी नहीं सकता, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी सिलेबस में है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री नहीं समझ सकते बिना वर्ल्ड हिस्ट्री समझे। अगर आप ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रकृति नहीं समझेंगे तो फिर भारत में उनकी नीतियों को कैसे समझेंगे कि पहले ट्रेडिंग कैपिटलिज्म था, फिर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हुआ 1813 ऑनवर्ड्स, और फिर 1860 ऑनवर्ड्स देयर वाज फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। तो एकदम लिंक्ड है।
जैसे 19वीं सेंचुरी में भारत में नेशनलिज्म का जब उदय हो रहा था, तो उस समय ब्रिटिश वेयर एट द पीक ऑफ देयर इंपीरियलिज्म। तो ये भी जनरल स्टडीज में भी है, और हिस्ट्री में भी है, और पॉलिटिकल साइंस में भी है, और जनरल स्टडीज में तो पढ़ना ही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटी में सोशल जस्टिस भी है जो पढ़ना है। इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, इंटरनेशनल गवर्नेंस है, UN है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सार्क, इब्सा, नाफ्टा, साफ्टा, ये सब चीजें आपको GS में भी पढ़नी है और पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है। सो इन GS देयर इज नथिंग टू चूज अबाउट, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट एट द सेम टाइम ये चीजें आपको यहां भी पढ़नी है। नॉट ओनली दैट, अगर हम इथिक्स पेपर को देखें, वैसे अगर SCS की बात करें तो इसमें जो इंपॉर्टेंस बढ़ा है पहले GS का भी पहले से ज्यादा, और ऑप्शनल भी अब 150 मार्क्स का हो गया, जैसा आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा GS में जो कन्वर्जेंस है सो है ऐसे पेपर में हो या इंटरव्यू हो या इन जनरल इंटरेस्ट की बात हो, तो ये ऑप्शनल फेवरेट है। अभी तक का हाईएस्ट मार्क्स भी पॉलिटिकल साइंस में मेरे स्टूडेंट्स परमप्रीत सिंह ने लाया है, तो इसलिए पॉलिटिकल, और वो भी मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो इशू ये है कि पॉलिटिकल साइंस को रखने के लिए किसी भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। कई बार तो बैकग्राउंड इज द लगेज, बिकॉज इफ यू डू BA और MA और PhD with political science, you will have it to write thesis. You will have it to write the prolonged answers, which is not required in civil services. In civil services, you have to be to the point. You have to see the locus of the answer. Means अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो लोकस पता होना चाहिए, यानी बाउंड्रीज ऑफ द आंसर पता होना चाहिए, टैग वर्ड ऑफ द क्वेश्चन पता होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। डिस्कस कह रहा है तो डिस्कस करें, एक्सप्लेन कह रहा है तो एक्सप्लेन करें, इलस्ट्रेट कह रहा है तो एग्जाम्पल्स के साथ इलस्ट्रेट करें, इवेल्युएट कह रहा है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को उजागर करें, और अगर एक्सप्लेन कह रहा है तो सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज का प्रयोग करें, कमेंट कह रहा है तो क्रिटिकल हों, थ्रो लाइट अपॉन कह रहा है तो डीप में ना जाएं, एनालाइज कह रहा है तो उसको तोड़ें। तो हर क्वेश्चन का एक टैग वर्ड होता है, यू हैव टू फॉलो दैट टैग वर्ड। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस, आप कर रहे हैं कमेंट, क्वेश्चन कह रहा है इलस्ट्रेट, आप कर रहे हैं एक्सप्लेन, क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज और आप कर रहे हैं इवेल्युएट। तो एग्जामिनर आपको क्यों मार्क्स दे? पहली बात तो यह कि अगर आप एग्जामिनर खुद होते और अगर आपने कहा होता कमेंट और स्टूडेंट्स ने किया होता या जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने किया होता इलस्ट्रेट, तो क्या आप खुद मार्क्स देते? तो टैग वर्ड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, लोकस क्या है, बाउंड्रीज, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट। कई बार स्टूडेंट्स अपने नॉलेज को प्रदर्शित करने लगते हैं, जो पूछा गया है वो नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वो लिख रहे हैं जो उन्हें पता है। तो locus must be clear, focus must be clear, that what is the focal point of the answer, what has been focally asked. तो focus, locus, word limit, time limit, ये सब चीज, flow of the language, लैंग्वेज कहने का मतलब शेक्सपियर के लैंग्वेज नहीं, यू डोंट नीड फ्लावरी लैंग्वेज, यू जस्ट नीड सिंपल प्लेन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। यहां पे कोई शेक्सपियर की या भारतेंदु हरिश्चंद्र के लैंग्वेज नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रशासक को, एक एडमिनिस्ट्रेटर को ना सिर्फ फॉरेन डेलीगेट से मिलना है, ना बल्कि नेताओं से भी मिलना है, आम लोगों से भी मिलना है, पढ़े लिखे हाईली स्कॉलर और बहुत गैर पढ़े लिखे लोगों से भी मिलना है। तो योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल टू द पॉइंट। तो टाइम लिमिट भी, वर्ड लिमिट भी, फोकस भी, लोकस भी, टैग वर्ड ऑफ द क्वेश्चन भी, एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड एंड व्हाट हैज नॉट बीन आस्क्ड, ये भी जरूरी जानना है कि क्या नहीं लिखना है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में कई बार ये होती है गलती कि आप बुक खत्म करने लगते हैं, सिलेबस नहीं। आपका अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है, आप यू आर जस्ट रीडिंग लाइक ए नॉवेल। There is a difference between studies and reading. Reading is just only a part of studies. You must be knowing that reading is just a part of
स्टडीज, इफ यू सी, अगर आप देखें तो रीडिंग एक पार्ट है स्टडीज का. नॉवेल भी आप रीड करते हैं, बट पर्पस ऑफ इट इज नॉट एग्जाम. हियर वट एवर यू स्टडी, इट इज फॉर द एग्जाम. So reading, writing, then contextualization, then picturization, then practice, then correlation, and then finally the techniques which we have developed over the period of time. किसी भी स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है, वो खुद भी कर सकता है. लेकिन कोचिंग में आने की जरूरत क्यों पड़ती है? अपना टाइम एनर्जी को बचाने का. द टेक्निक्स दैट वी हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई हैव डेवलप्ड सो मेनी इनोवेटिव टेक्निक्स इन माय 19 years of long career as a teacher. बिफोर, उसके पहले जो मैं स्टूडेंट था उसकी बात छोड़ देते हैं. सो दैट विल बी एट योर डिस्पोजल. दीज आर जस्ट टेक्निक्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन. मैंने उनको सरलीकरण किया है. और सरलीकरण क्यों? क्योंकि वास्टनेस ऑफ द कोर्स नेसेसिटेट सिंप्लीफिकेशन. कोर्स वास्ट है, कोई बैंक पीओ क्लर्क का एग्जाम नहीं है. लेकिन वास्ट का मतलब टफ नहीं है. कोई भी चीज टफ नहीं होती, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट टेक्निक, यू हैव द राइट अप्रोच. अप्रोच कहने का क्या मतलब होता है? अप्रोच, सभी लोग बोलते हैं कि अप्रोच सही होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए. क्या है अप्रोच? एंड व्हाट इज द राइट अप्रोच? फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्रोच इज क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम एंड रेलिवेंट डेटा. अप्रोच में दोनों होता है, व्हाट टू इंक्वायर एंड हाउ टू इंक्वायर. How to inquire is the method and what to inquire is the subject. सिंपल वे में अगर अप्रोच को कहें तो किसी को अगर बत्रा सिनेमा पे जाना है तो कोई बोलेगा कि मुझे कम ट्रैफिक चाहिए, कोई बोलेगा कि मुझे जो है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट चाहिए, कोई बोलेगा कि मुझे और भी काम करना है कि उसके साथ मुझे जाना है, उसके बाद कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा वो. तो सबके अप्रोच अलग हैं, डेस्टिनेशन सेम है. The approach are different because different perspectives have different criteria of selection. They have different priorities. So, they are following different paths to reach the same destination. यानी एक ही सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करेंगे, इसका मेथड अलग अलग होता है. तो ये राइट अप्रोच होना जरूरी है. सिर्फ प्लेन लेबर होने से कुछ नहीं होगा. प्लेन लेबर एक रिक्शा पुलर आपसे ज्यादा कर सकता है. Will you be becoming civil servant? No. I tell you, smart labor will only fetch results. If you are not able to do smart labor, you should not go for the exam. Smart labor कहने का मतलब क्या है? सिर्फ smart labor कहने से नहीं. Smart labor के fixed components हैं जो आपको पता होने चाहिए कि what are the components of smart labor. Smart labor का मतलब सिर्फ लेबर नहीं है. लेबर की क्वांटिटी मायने रखती है, लेकिन उससे ज्यादा मायने क्वालिटी रखती है. और इस क्वालिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है? इस क्वालिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है? स्मार्ट लेबर. स्मार्ट लेबर में क्या क्या चीजें आती हैं? इन द लिमिटेड टाइम पीरियड विच आई कैन एक्सप्लेन इज there are so many techniques involved. जब तक सिंप्लीफाइंग टेक्निक्स नहीं होंगी तब तक कोर्स हमेशा वास्ट बना रहेगा. So techniques we have developed over the period of time, so many innovative techniques, so many simplifying techniques which will be at your disposal to make the things graspable, retainable, producible. क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप कई चीज बार पढ़ते हैं लेकिन यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट द थिंग्स क्लिनिकली. और प्रीलिम्स में क्लिनिकल एक्यूरेसी की जरूरत है, मेन में एनालिटिकल अप्रोच और कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है. कॉन्सेप्ट डज नॉट मीन फैक्ट, इट इज आइडिया, इट इज अंडरस्टैंडिंग, इट इज थिंकिंग, इट इज जजमेंट, गोइंग बियॉन्ड नॉलेज. नॉलेज तो रट के भी हो जाता है. 10th में 90% से ज्यादा लाने वाले लोग भी रट के ला सकते हैं. IABA MA में बहुत सारे लोग बहुत मार्क्स लाते हैं, लेकिन यहां पे टॉपर भी 50% मार्क्स लाके टॉप कर जाते हैं. इसका मतलब क्या है? द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर दैट इट्स नॉट दैट you are running behind all the books, you are running behind all the parts, you are running behind all the components, but you must fulfill the requirement of this format. ये civil services is a different cup of tea. You must understand that first.
पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सिविल सर्विसेज एक डिफरेंट कप ऑफ टी है। अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि कोई टेस्ट मैच T20 की तरह खेले या कोई T20 वनडे की तरह खेले तो क्या होगा? उसकी हार निश्चित होगी। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, आई कैन नॉट डिनाई दैट, कि कभी भी अपवाद को कभी डिनाई नहीं कह सकता। लेकिन जिस फॉर्मेट को समझना जरूरी है कि प्रीलिम्स का फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव है, वेयर यू हैव टू बी क्लिनिकली एक्यूरेट। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर सी है एंड यू आर पुटिंग सी, then you are 100% correct, otherwise you are 100% wrong. Always mind this. And for clinical accuracy, you must be equipped yourself with the techniques. And what are the techniques that we will be providing you in the class? I will not comment on those people who are in the YouTube and newcomers. I don't appreciate their effort, but I will not be able to comment. That's not my nature. So techniques में जैसे फर्स्ट होगा विल बी कोडिंग, दैट इज बेस्ड ऑन निमोनिक्स। मैं अभी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारे जो टेक्निक्स निमोनिक्स के हैं मैं डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। एक सिंपल चीज बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो मैंने अपने नाम कुमार उज्ज्वल पे बनाया हुआ है। जैसे के फॉर कॉमन सिटीजनशिप, यू फॉर यूनिटरी कम फेडरल, एम फॉर मिशनरीज of all religions equally promoted, that is secular state. Then A for autonomous and independent bodies in constitution, R for rights and duties, U for universal adult franchise with parliamentary form of government, J for judicial independence, another J for justice, social, economic and political, that is the order given in preamble, W for written constitution, A for apatkal provisions. कभी बार नाम को मैनिपुलेट करना पड़ता है, बट द पॉइंट इज क्लिनिकल एक्यूरेसी, एंड एल फॉर लोकल बॉडीज बीइंग गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 11 फीचर्स, मेरा नाम 11 लेटर का है और 11 फीचर से यू कैन डिराइव द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पॉइंट इज नॉट दैट यू आर नॉट नोइंग देम, you might have studied so many times, but at the time of exam, the clinical accuracy is required with time frame, with word limit, and with understanding, thinking, judgment, not only knowledge. So I always say go beyond knowledge. Civil services में सिर्फ knowledge से 10th जैसा marks नहीं आ सकता. Civil services में understanding is more important. You must write in your own language. You don't need my language to write. I never prescribe just such things. You write in your own language. But you can do that only when you have understanding of that. So first is coding. इसके अलावा हमने कई टेक्निक्स डेवलप किया है. पॉलिटिकल साइंस की तो बात ही क्या है, जेएलएन स्टडीज में भी हम लोगों ने कई फ्रेमवर्किंग की है. फ्रेमवर्किंग, आई विल बी गिविंग फ्रेमवर्क 1 and framework 2. Framework 1 will be for political theories, thoughts, ideologies, and Indian government and politics. And paper for 2, international relation, I'll be giving all the framework, the developments roughly, not in detail, because you are not doing PhD. You are not going to write thesis. In brief, I will give you the framework of the world history from 14th century to till 2021. So all these things, once framework is clear in mind, you have the command, you have the confidence. पूछो जो पूछते हो. You will be in position to challenge the examiner also. कि जो पूछते हो पूछो. तो framework I'll be giving you 1 for paper 1, paper 2, तो यहाँ तो एक ही पेपर है. एंड क्लासिफिकेशन, आप कहेंगे क्लासिफिकेशन कौन सी बड़ी बात है, एरिस्टोटल ने भी क्लासिफिकेशन किया था, 158 कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन किया था. द पॉइंट इज नॉट एरिस्टोटलियन क्लासिफिकेशन, द पॉइंट इज क्लासिफिकेशन फॉर सेक ऑफ पर्सपेक्टिव स्टडी, द पॉइंट इज क्लासिफिकेशन फॉर कंपैरेटिव स्टडीज, द पॉइंट इज क्लासिफिकेशन फॉर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज. You have to go for classification every time, because chapter by chapter study is just vertical study. We need horizontal surgery.
Once you go for example, if you have studied Plato, then you have studied Aristotle. But if you have not compared, there is high chance that you will mingle these ideas. If you have studied Marx, if you have studied Gandhi, but if you have not compared, if you have not classified, there is a chance that you will mingle, because both favor stateless society. तो दोनों एक ही हो गए. Both favor socio-economic justice. Both favor importance of labor and sweat and labor. तो क्या दोनों एक ही हो गए? Similarly, you study collective security, League of Nations, United Nations और balance of power भी पढ़ते हैं. तो classification in a new format, in a new avatar is necessary. And इससे क्या होता है? The casualty of intermingling, casualty of intermixing. क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं और एग्जाम में क्या करके क्या आते हैं, कहीं का कहीं लिख दिया, कहीं का कहीं लिख दिया, गुड़ गोबर कर दिया, जिसको बेयर लैंग्वेज में कहते हैं गुड़ गोबर कर दिया. तो दैट इज नॉट इन लाइटर वेन आई एम सेड, बट द पॉइंट, सीरियस पॉइंट इज दैट unless you go for classification, you will not have perspective study, you will not be able to compare, you will not be able to differentiate, and that will be the biggest casualty in your exam. And final stage is correlation. Correlation में चीजों को एक दूसरे से जोड़ना. एक पॉइंट को, आइडिया बहुत सिंपल होता है, क्रक्स एसेंस बहुत सिंपल चीजें होती हैं. अगर भारत की बात लें तो मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा इस बात को कि इंडिया ऑलवेज फॉलो मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ. इंडिया के लोग ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इधर या उधर, थोड़ा बीच बचाओ, बीच का रास्ता लेके चलते हैं. अगर हमारी आप फॉरेन पॉलिसी में देखें तो वी फॉलो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ना तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ ना तो कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ, गुट निरपेक्ष आंदोलन. अगर आप इकोनॉमी को देखें तो अगेन मध्यम मार्ग, मिक्स्ड इकोनॉमी, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. अगर आप पॉलिटी को देखें तो क्वासी फेडरल, यानी कि ना तो फेडरल लाइक यूएस ना तो यूनिटरी लाइक इंग्लैंड, इन बिटवीन. तो हम वी आर मध्यम मार्गी. तो इन चीजों से कोरिलेशंस ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप चीजों को अक्रॉस द बोर्ड कोरिलेट कर सकते हैं. और वंस यू नो द कोरिलेशन, देन सिलेबस विल श्रिंक. एंड इन माई ओपिनियन पॉलिटिकल साइंस सिलेबस इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल, क्योंकि एक ही चीजों का रिपीटिशन बार बार है. एक बार आपने गांधीज्म पढ़ लिया तो फिर गांधी एज ए पॉलिटिकल थिंकर पढ़ें, गांधीज्म एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पढ़ें, या गांधीज रोल इन नेशनल मूवमेंट पढ़ें, है तो एक ही. पढ़ना तो उसमें सत्याग्रह ही मेथड है, पढ़ना तो उसमें वही ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है, सर्वोदय है, गांधी ऑन स्टेट रिलीजन है, गांधी ऑन पॉलिटिक्स है, गांधी ऑन पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, गांधी ऑन ट्रस्टीशिप थ्योरी है, गांधी ऑन जस्टिस है, गांधी ऑन प्रिजन एंड जेल है, गांधी ऑन एजुकेशन है, गांधी ऑन वर्णाश्रम धर्म है. तो चीजें एक दूसरे से काफी कोरिलेटेड हैं. जैसे कि अगर आप अंबेडकर एज ए पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ उनका रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में है, बल्कि एज ए इंडिपेंडेंट थिंकर उनका हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, उनका आर्यन इन्वेजन पे थ्योरी क्या है, उनका गांधी से फर्क क्या है, उनमें दलित पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट कैसे है. दलित पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट लिबरल पर्सपेक्टिव, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से अलग है. सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव क्लास को ध्यान में देगी, दलित पर्सपेक्टिव कास्ट को ध्यान में देगी, जबकि लिबरल पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को ज्यादा ध्यान में देगी. तो नेचुरल है. So once you study Ambedkar, you have to correlate it with the constitution, you have to correlate it with the constitution, you have to correlate it with the social justice, you have to correlate it with the Gandhi, you have to correlate it with the national movement. तो एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई चीजें हैं, उससे आप इंडियन नेशनल हिस्ट्री, जो एंशिएंट हिस्ट्री का भी बहुत सी चीजें यू कैन एक्सप्लोर. तो बात यह है, कहने का यह मतलब है, अभी तो लिमिटेड टाइम पीरियड में आई कैन नॉट गिव ऑल एग्जांपल्स, बट कोरिलेशन एक ऐसी चीज है जिससे सिलेबस श्रिंक कर जाता है. सिलेबस श्रिंक करने का मतलब इंटरडिसिप्लिनरी बन जाता है. और जब चीजें इंटरडिसिप्लिनरी बन जाएं तो आप समझें कि रिजल्ट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि इसके बाद आपको खुद लगेगा अंदर से
देखिए ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बेकार ही हुआ बना हुआ था कि इतना वास्ट है सिविल सर्विसेज, इतना टफ है एग्जाम। कुछ नहीं टफ है। वैसे कहने के लिए तो हर चीज दुनिया में टफ है, रोड क्रॉस करना भी टफ है, लेकिन अगर सही टेक्निक हो, सही अप्रोच हो, सही गाइडेंस हो, सही मटेरियल हो, मटेरियल पर भी मैं काफी जोर देता हूं, क्योंकि जो मटेरियल हम लोग पॉलिटिकल साइंस में आपको देंगे वो कट पेस्ट नहीं है कि कहीं किताब से उठा लिया, कट कर दिया, कर दिया। कुछ चीजें जरूर है कट पेस्ट, लेकिन अधिकांश चीजें ओरिजिनलिटी वाली हैं। तो इससे क्या होता है, कनेक्ट कर पाते हैं स्टूडेंट्स। नहीं तो कट पेस्ट वर्क में क्या होता है, अब किसी ने दास कैपिटल का एक भाग चोरी करके लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, तो भानुमति का वो कहते हैं कुनबा, कुछ समझ में नहीं आता, वो एक फ्लो नहीं बनती है लैंग्वेज में, एक कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस समझ में नहीं आता है। तो दैट इज मटेरियल, आई हाईलाइट इट ए लॉट। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि सारे लोग पॉलिटिकल साइंस का यहीं आए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप खुद भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस इज फॉर्चुनेट इन दिस अकाउंट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एनसीईआरटीज। देयर आर मेनी अनफॉर्चुनेट सब्जेक्ट्स वेयर देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ एनसीईआरटीज। जैसे फिलॉसफी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनसीईआरटीज नहीं है, तो स्टूडेंट्स हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू क्लियर देयर बेसिक्स। बट पॉलिटिकल साइंस में 6 एनसीईआरटी हैं। 9th में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, 10th में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, देन पॉलिटिकल थ्योरी, देन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, देन पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, देन कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 6 एनसीईआरटी हैं। तो कोई भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जिसको पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिक्स भी नहीं पता है, उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगना है। 1 महीने के अंदर सारा बेसिक क्लियर है। और बेसिक बहुत मायने रखता है, कई बार तो इतना मायने रखता है कि यू कैन नॉट इमेजिन कि कई बार कई स्टूडेंट्स बेसिक से ही 50% मार्क्स ले आते हैं। आई अप्रिशिएट दैट, लेकिन इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द 50% मार्क्स, then I'll be the most disappointed person, because political science has the immense potential to fetch marks. Political science has been always the reason for selection. There may be other reasons for rejection, but political science can never be the reason for rejection. Anyway, तो एक बात यह है कि जो पॉलिटिकल साइंस में एक तो कन्वर्जेंस ऑफ विद जनरल स्टडीज है, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है, गाइडेंस है, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ एनसीईआरटीज हैं, चौथा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप कुछ भी पढ़ें, मोदी को सुने, अमेरिकन प्रेसिडेंट को सुने, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, राज्यसभा चैनल देखें, आपका पॉलिटिकल साइंस तैयार हो रहा है। क्या कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप मोदी को सुन के अपना ऑप्शनल तैयार करते हो? और इसमें टेंजिबल चीजें हैं, कोई भी नॉन टेंजिबल मेटाफिजिकल फिलोसफिकल चीजें नहीं है कि आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा दिख नहीं रही है, ब्रह्म दिख नहीं रहा है। यहाँ जो भी चीजें हैं सब सामने हैं। कोएलेक्शन पॉलिटिक्स सामने है, मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सामने है, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स सामने है, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, क्लास, ये सब जो भी चीजें हैं वो सामने हैं। जो भी चीजें आप पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं वो सीधा है। जैसे आज आप देखते हैं नक्सलिज्म, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे तो कार्ल मार्क्स अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ बेड़ियां है और पानी के लिए पूरा संसार है। मार्क्स की आइडियोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड किया लेनिन ने, जिन्होंने सक्सेसफुल सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लाया वहां। माओ से तुंग ने चाइना में लाया, फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा में लाया, और उसका काउंटर पार्ट नक्सलिज्म इंडिया में है। दैट स्टार्टेड फ्रॉम नक्सल बाली प्रेस इन बंगाल, रिएक्टिंग अगेंस्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम एंड ह्यूज रिच पुअर इनइक्वालिटी। तो कहने का यह मतलब है कि बहुत सी चीजें इतनी ज्यादा इंटर रिलेटेड है कि अगर एक बार आपने लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म पढ़ा जो आइडियोलॉजी के रूप में, तो इसी का तो रोल है हर जगह। उसके अलावा सोशलिज्म आपने पढ़ा तो इसी का तो रोल है हर जगह, चाहे आप पेपर 1 पढ़ें, पेपर 2 पढ़ें, चाहे आप इसको आइडियोलॉजी के रूप में पढ़ें, चाहे इसके थिंकर्स पढ़ें, हॉब्स, लॉक्स, रूसो, जेस मिल, या नियो लिबरल थिंकर्स पढ़ें, या गुड गवर्नेंस पढ़ें, आज का कंटेम्पोररी कंसेप्ट, या ग्लोबलाइजेशन पढ़ें, या न्यू लिबरल पॉलिसीज पढ़ें, या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पढ़ें, या थैचरिज्म पढ़ें, या सिटीजन्स चार्टर पढ़ें, इसी से तो डिराइव हुआ है। या कोल्ड वॉर पढ़ें जिसमें अमेरिका वाज लीडिंग द कैपिटलिस्ट ब्लॉक,
while Soviet Union was leading the socialist bloc. उसी तरह सोशलिज्म पढ़ेंगे तो चाहे उसमें इवोल्यूशनरी सोशलिज्म पढ़ें, चाहे रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म पढ़ें, एट द एसेंस लेवल इट इज वेरी स्मॉल. तो एसेंस के स्तर पे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सबसे छोटा भी है. क्यों? क्योंकि इसमें चीजों का रिपीटिशन ज्यादा है. और दूसरी बात कि इसमें एक बार आपकी क्लैरिटी हो गई, उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन है, उसमें चेंजेस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है. लेकिन एसेंस में, कोर में, वो तो वही है कैपिटलिज्म, जो अल्टीमेटली इकोनॉमी में भी काम आना है. आप इकोनॉमी में फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब पढ़ते ही पढ़ते हैं ना. ये जीएस में तो पढ़ना ही है. यू कैन नॉट escape from it. So is the case in this subject. You have to study all those things. जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं वो सभी चीजें यहां से कनेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने पहली चीज बताई कि पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल जो है वो किस तरह से जनरल स्टडीज को कन्वर्ज करता है. फिर बताया अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, फिर बताया गाइडेंस, फिर बताया हमने जो टेक्निक्स डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इसके बाद बताया एसए में रोल, उसके बाद बताया इंटरव्यू में रोल, उसके बाद बताया इंटरेस्टिंग इन नेचर, उसके बाद बताया अवेलेबिलिटी ऑफ एनसीईआरटी. और इसके अलावा जो इसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ है सक्सेस रेशियो. नाउ इज द डे ऑफ इंटरनेट, यू कैन क्रॉस चेक. तो वन ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस रेशियो है. और उसके अलावा हमने बताया टेंजिबल, इसमें कोई भी मेटाफिजिकल चीजें नहीं है, आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, नॉन टेंजिबल थिंग्स जो दिखती नहीं है. और साइंस स्टूडेंट्स के लिए या नॉन बैकग्राउंड वाले के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. मैं आपको बता देता हूं, ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है. मैंने पहले ही बताया T20 टेस्ट मैच, वनडे अलग अलग है. यहां पे IITians भी कई बार 3 बार प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं और सेकेंड डिविजनर BA भी टॉप कर जाते हैं. बिकॉज इट इज a different cup of tea. If you have if you are molding yourself as per this format of exam, then you can crack this exam. So the point is right approach होना, right techniques का होना, right material होना, सब चीजों का right. ये केमिस्ट्री अच्छी होनी जरूरी है, सिर्फ मैथ्स का होना जरूरी नहीं है कि आपने ये सिलेबस कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया. लेकिन फेचिंग मार्क्स इज ऑल्सो एन आर्ट. मार्क्स लाना भी एक कला है. और प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जहां पे क्लिनिकल एक्यूरेसी है, मेन की स्ट्रैटेजी जहां पे आंसर राइटिंग स्किल की जरूरत है, ऑन इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी जहां एक फॉर्मल मीटिंग है, वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, इन तीनों की स्ट्रैटेजी कभी एक नहीं हो सकती. तो एक तो सिविल सर्विसेज की स्ट्रैटेजी भी फर्क है, दूसरा इन तीनों के स्टेज पे स्ट्रैटेजी फर्क है, और तीसरा कि इनमें आपस में इंटरलिंकेजेस भी हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी नहीं की है तो आपके इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, या ऐसा नहीं है कि आपने मेन की तैयारी नहीं की और आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी. ऐसा नहीं है. तो इंटरलिंकेजेस को भी देखना है और सेग्रीगेशन को भी देखना है. तो मैं ज्यादा बात तो नहीं कहूंगा क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है. इसमें यही कहूंगा कि स्टूडेंट्स आप लोग HCS के एग्जाम को फोकस करें. HCS के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, UPSC के जो सिलेबस है, उसका लगभग सिर्फ 50% है. अगर मैं इसको थोड़ा बेयर लैंग्वेज में, लाइटर वेन में कहूं, हलवा है. हाँ, हलवा तभी है जब आप इसको उस अनुसार, उस फॉर्मेट में करने के लिए तैयार हूं, और खासकर तब जब इसका कन्वर्जेंस जनरल स्टडी से इतना है. तो नेचुरली if your political science is strong, your GS cannot be remain weak. अगर political science strong है तो GS weak हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इवन इथिक्स के जो पोर्शन हैं, इंटरव्यू, एसे, इन सभी चीजों में तो डायरेक्ट कन्वर्जेंस है ही. इनडायरेक्टली अगर देखें तो ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो लगता है कि इससे अलग है, वो भी अलग नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशन, जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ चाइना सी, तो उसमें क्या ज्योग्राफी नहीं आएगा? अगर मैं कहूं रिमलैंड थ्योरी, ज्योग्राफी में है. अगर मैं कहूं कि फॉरेन पॉलिसी को ज्योग्राफी भी प्रभावित करती है, जिसमें लैटिट्यूड है, साइज है, लोकेशन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जो इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी वाली कंट्रीज वो हैं जो
टेम्परेट लैटिट्यूड में है, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी नहीं, जैसे अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, चाइना है। जबकि एक्सेसिव हॉट कंट्रीज, कॉन्गो, जायरे, अफ्रीका की कंट्री, उनकी फॉरेन पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है। यह भी इत्तेफाक नहीं है कि ज्यादातर फॉरेन पॉलिसी उन कंट्रीज की है जो लैंडलॉक्ड नहीं है, जैसे बोलिविया, पराग्वे, कॉन्गो, अफगानिस्तान, मंगोलिया, इनका इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी नहीं है। लेकिन अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इनकी फॉरेन पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो देयर इज ज्योग्राफिकल इंपैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी। सो इसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, कि कैसे ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करती है। अगर आप कहें कि ज्यादातर लड़ाइयां रिसोर्सेज के लिए होती हैं, अमेरिका का पूरा ध्यान मिडिल ईस्ट पे क्यों है, वहां तेल है, कॉन्गो पे क्यों नहीं है, क्योंकि वहां रिसोर्सेज कम है। आप इतिहास में भी देखें, ज्यादातर लड़ाइयां, ज्यादातर वार्स, ज्यादातर कन्फ्लिक्ट रिसोर्सेज के लिए हुई हैं। हिस्ट्री में भी इसको कोरिलेट करेंगे तो देखेंगे कि बीजापुर और विजयनगर में, या बहमनी और विजयनगर में लड़ाई जो दोआब के लिए हो रही है, कृष्णा गोदावरी दोआब, दूसरा गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस, इनके लिए हो रही है, आज पेट्रोलियम के लिए हो रही है। तो हमेशा से ये चीजें थी। तो कुछ चीजें फिक्स हैं, जियो पॉलिटिक्स में आप पढ़ते हैं। इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको लगता होगा कि पॉलिटिकल साइंस है, ये तो बिल्कुल अलग है भाई, बाकी का आपने कुछ भी कह दिया, नहीं, ये भी अलग नहीं है। अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसमें एटम बॉम्ब प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम, तो उसका यूज वहां पे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर पॉलिसी में भी है कि न्यूक्लियर वेपन इज मोर ए पॉलिटिकल वेपन रादर देन एक्चुअल वेपन ऑफ यूज। अभी तक न्यूक्लियर वेपन का यूज सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ है, जबकि इतने सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया ने भी न्यूक्लियर बम बनाया है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन इज मोर ए पॉलिटिकल वेपन रादर देन एक्चुअल वेपन ऑफ यूज। तो न्यूक्लियर पॉलिसी हो, या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हो, या पोखरण 1 हो, या पोखरण 2 हो, या न्यूक्लियर फिशन हो, या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, या इंडिया का स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे इसरो हो, चाहे एंट्रिक्स हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, कहीं ना कहीं वो सभी पॉलिटिकल साइंस से लिंक्ड है। इसलिए तो अरिस्टोटल, हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हु सेज दैट पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर ऑफ ऑल साइंस। मास्टर मींस कंट्रोलिंग एवरी स्फीयर, बीट सोशल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर। तो कहने का ये मतलब है कि इसके लिए किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग है, और खासकर हम लोगों का ये कमिटमेंट है, कि जो लोग कम से कम एससीएस दे रहे हैं, उनमें उनका पॉलिटिकल साइंस का स्कोर आउट ऑफ प्रोपोर्शन रहे जीएस और बाकी चीजों से। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा एफर्ट का कोई फायदा नहीं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन रहे। अगर जीएस में उनको 50% मार्क्स आ रहा है, तो कम से कम 60%, मैं नहीं कर रहा 70%, 80%, नहीं, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करना चाहिए, कम से कम 60%, 10% का मार्जिन रहे पॉलिटिकल साइंस में, तभी हम लोगों के एफर्ट का फायदा होगा। तो ये सब कहने की बातें नहीं है। अगर बाकी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ ऐसा लगता है स्पेसिफिक कोई पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। बट यहां पे जो मैंने बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया है, कि इसमें आपको अगर पॉलिटिकल साइंस का थ्योरीज पार्ट क्लियर है, उसके बाद सारी चीजें आसान हो जाती हैं। थ्योरीज में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, थॉट्स, आइडियोलॉजीज हैं, और इसके अलावा एज ए साइंस ऑफ आइडियाज, एज ए ग्रुप ऑफ आइडियाज भी है। और फिर थ्योरीज ऑफ स्टेट है, सॉवरेंटी है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस है, पावर, ऑथोरिटी, लेजिटिमेसी है, राइट्स है, ड्यूटीज है, जो आपको जीएस में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो है, कहने का मतलब ये है कि दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इन योर एग्जाम, एंड these are the things which are so much interrelated. इसके अलावा अगर लास्टली मैं कहूं कि why one should opt political science and international relation, बाकी बातें तो मैंने कहा कि भाई कन्वर्जेंस है, और इसका बाकी जगह रोल है, और एनसीईआरटी अवेलेबल हैं, और
बेसिक्स क्लियर करने में मुश्किल नहीं है और अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस अच्छी है, स्कोर रेट अच्छा है, ये सब चीज़ें इंटरव्यू में रोल है, यहाँ रोल, वो सब चीज़ें तो है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको फिर से कहूँगा कि आपका इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है। और ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि चाय पे चर्चा, आमतौर पे भी जो लोग पॉलिटिक्स से जिनका कोई मतलब नहीं होता है, आप सुनते होंगे, वो पॉलिटिक्स पे, मोदी पे, सरकार पे, किसान आंदोलन पे बात करते हुए आपको मिलेंगे। लेकिन आम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, कैड कैम पे बात करते नहीं मिलेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर पॉलिटिकल साइंस पे बात करते मिलेंगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट उन पे नहीं। और इवन आप देखेंगे कि कोई लोग बिजनेसमैन है, वो भी कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। कोई दूसरे फील्ड में एक्सेल करता है, आर्ट में, वो कहता है मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, इलेक्शन लड़ते हैं, एमपी बनते हैं। कहने का ये मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स डील्स विद द लार्जर पब्लिक इश्यूज, इट डील्स विद द इश्यूज ऑफ conflict and cooperation, and conflict and cooperation are omnipresent. Politics is not confined to the state and its related institution. This is the traditional definition of politics, जिसमें राज्य और राज्य से जुड़ी संस्थाओं का अध्ययन है राजनीति। नो, राज्य का रोल अब सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, सिक्योरिटी मेंटेन करना नहीं है। इट्स वेलफेयर स्टेट, इट्स ऑल कॉम्प्रहेंसिव स्टेट, इट इज ओमनी प्रेजेंट। फिल्म पॉलिटिक्स, क्रिकेट पॉलिटिक्स, हर जगह। तो हर जगह इसको रीइंफोर्स करने का, और समझने में बहुत आसान है। कुछ चीजें बेसिक हैं, कुछ चीजें एसेंस हैं। अगर उस एसेंस को पकड़ लेते हैं तो फिर इट विल बी मैटर ऑफ टाइम। बाकी आपको कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। रेस्ट आई विल बी डिस्कसिंग इन द रेगुलर क्लासेस, एंड इन द रेगुलर क्लासेस आई ऑलवेज प्रिज्यूम दैट यू आर जीरो। आपको कुछ नहीं पता, आप चाहे पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करके आए, जो मर्जी करके आए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आप डिग्री लेके आए, मुद्दा वहां की डिग्री नहीं है, मुद्दा यहां का एग्जाम है। इस फॉर्मेट के अनुसार तैयार करना है। तो मैं हर कोई को जीरो मान के चलता हूं, मान के चलता हूं कि आपको पॉलिटिक्स का पी तक नहीं पता है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, पॉलिटी का रूट वर्ड नहीं पता है। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ABCD से स्टार्ट करेंगे, and then we will be reaching to that level which will be sufficient to crack this exam. That's it, simple. So that's it for today. Thank you.